Oh, good morning to everyone. Today we can start the political science second chapter. Political science second chapter. The end of the bipolarity. दो ध्रुवीयता का अंत. फास्ट कोल्ड वार में लास्ट में जो हम डिस्कशन करने लग रहे थे, व्हाट डू मीन बाय द यूनिपोलर एंड द बाइपोलर. एक ध्रुवीयता क्या होती है और दो ध्रुवीयता क्या होती है. यूनिपोलर और बाइपोलर मीन्स काफी ऐसी कंडीशंस आ जाती है या आई है एट द टाइम ऑफ द कोल्ड वार, जब वर्ल्ड यूनिपोलर होता है, बाइपोलर होता है, एक ध्रुवीयता. इसका मतलब हो गया जब कहीं ऐसा लगे हमें कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही सिंगल पावर है, सिंगल पावर जब हो जाती है. एंड बाइपोलर्स मीन जब लगे कि अनलिमिटेड इसके पास भी पावर है, दो ध्रुवीयता या टू बाइपोलरिटी वाला जो हम मानते हैं एट द टाइम ऑफ द कोल्ड वार. सबको ही पता है द वर्ल्ड हैव बीन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक तो यूएसए वाला और एक यूएसएसआर वाला. पूरा कॉन्सेप्ट वो टू पार्ट में डिवाइडेड था. तो बाइपोलरिटी हमारी चलती थी, दो गुट बन चुके थे. बाद में धीरे धीरे वो एंड हो जाती है. एंड यू नो व्हाट वर द मीनिंग्स. इसका सबसे बड़ा मुख्य रीजन जो माना जाता है एंड ऑफ द कोल्ड वार एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर. शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ का विघटन कहीं ना कहीं विश्व के अंदर दो ध्रुवीयता जो होती है उसको खत्म कर देता है. विश्व के अंदर फिर एक ही पावर रह जाती है, यूएसए. क्योंकि यूएसएसआर होता है वो विखंडित हो जाता है, बढ़ जाता है अलग अलग छोटे पार्ट में. द बर्लिन वॉल विच हैड बीन बी बिल्ट द हाइट 1989 में जब इसको टोपल्स माने गिराया जाता है तो कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड ये कोल्ड वार की स्टार्टिंग हो जाती है. क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी को दो पार्ट में डिवाइड करके रखा जाता है, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी. उसके बाद जब इसका फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल होता है तो कहीं ना कहीं इट वाज द स्टार्टिंग. और ये फर्स्ट पेज पे हमारे, जस्ट वेट 1 मिनट. Okay, done. So today we can discuss about the सबसे पहले जो मेन चीजें होती है सोवियत सिस्टम. ये सोवियत संघ था क्या, इसका डिसइंटीग्रेशन होता है कोल्ड वार में. यूएसएसआर जिसको बोला जाता है सोवियत संघ, सोवियत संघ ये था क्या, कैसे बना, व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ दैट यूनियन, और कौन कौन से लीडर्स इसमें मेन होते हैं. तो काफी बार क्वेश्चन में जो हमारे आते हैं व्हाट डू मीन बाय व्लादिमीर लेनिन कौन था, जोसेफ स्टालिन कौन था, व्हेन वाज द रशियन रिवॉल्यूशन. 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो मैंडेटरी हमारे बहुत ज्यादा बनते हैं वो कहीं ना कहीं ये एनसीईआरटी का हम यूज इसलिए कर रहे हैं रिविजन्स में क्योंकि हमें 1 मार्क्स वाले निकल जाए और आउट ऑफ एनसीईआरटी को छाना नहीं है. अपना हिस्ट्री और पॉलिटिकल आउट ऑफ एनसीईआरटी को छाना नहीं है. इसलिए बेस्ट हमारे लिए जो कॉलम्स होते हैं ये वाला सिस्टम हमारे लिए बेस्ट होता है. जैसे होता है 1 मार्क्स, हु वाज व्लादिमीर लेनिन. व्लादिमीर लेनिन वाज द फाउंडर ऑफ द बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी. ये देखो यहाँ से पिक्चर्स भी आ सकता है हमारा, कौन है, सिर्फ हमें नेम लिखना है व्लादिमीर लेनिन. लेनिन कौन था, फाउंडर वाज द बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी. मतलब जो रसिया के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी उसकी स्थापना की. एंड फाउंडर हेड ऑफ द यूएसएसआर, जो 1917 की रशियन रिवॉल्यूशन होती है उसका भी नेतृत्व करते हैं ये. और यूएसएसआर में एज ए प्रेसिडेंट और मैक्सिमिलियन की धारा को जो आगे चलाते 1917 से 1924 तक, लगभग 7 साल के आसपास ये रहते हैं. व्लादिमीर लेनिन, बड़ा अच्छा नाम इनका रसिया के अंदर रेस्पेक्ट से लिया जाता है और रसिया के डेवलपमेंट में काफी अच्छा रोल होता है. कम्युनिस्ट विचारधारा को चलाने के लिए ये स्टालिन बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन माने जाते हैं और इनका नेम भी आता है. सेकंड पर्सन जब हम बात करते हैं जोसेफ स्टालिन,
ये आप देखिए एक सीक्वेंस बनी हुई है, लेनिन स्टालिन। जोसेफ स्टालिन कौन थे? लेनिन के बाद आते हैं। ये आप चाहे तो एक नोट्स में बना ले सेकंड चैप्टर में कि फर्स्ट हमारा व्लादिमीर लेनिन, वो नंबर 1 पर लेनिन आया, तो नंबर 2 पर आप स्टालिन को डाल सकते हैं। क्योंकि जस्ट जैसे हिस्ट्री में हमारा होता है ना, अजात शत्रु के बाद बिंबिसार, बिंबिसार के बाद चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद अशोक, सेम पैटर्न हमारे यहाँ पर भी यूज किया गया है। जो हम आपको बता रहे हैं, स्टालिन आफ्टर द स्टालिन, सॉरी लेनिन, लेनिन के बाद स्टालिन 1953 तक रहे, सक्सेसर ऑफ द लेनिन एंड लेड द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग इट्स, देखो कंसोलिडेशन। 24 में लेनिन का काम फिनिश हो गया था, उन्होंने छोड़ दिया था। अब 24 से 53 स्टालिन रहते हैं, और उन्होंने क्या किया? इंडस्ट्रियलाइजेशन, फोर्सेबल कोलिशन, एग्रीकल्चर, क्रिएटेड सोवियत विक्ट्री। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर यही होते हैं स्टालिन, इनका रोल होता है। एंड कहीं ना कहीं यूएसएसआर को ग्रोथ कराने के लिए लेनिन के बाद जो मेन पर्सन होते हैं वो स्टालिन होते हैं, जोसेफ स्टालिन, सेकंड पर्सन जो हमारे इंपोर्टेंस माने जाते हैं। तो इस टाइप में हमें जो मैंडेटरी जो चीजें करनी होती है, इसके बाद फर्स्ट में कौन आया, उसके बाद सेकंड में कौन आया, ये चीजें हमें यहाँ पर याद रखनी है। इससे पहले जो मैं चीजें बताता माइंड में, जो सबसे पहले हमारा कि ये सिस्टम क्या है, ये मैं तुम्हें बता रहा था, ये दिखाना चाह रहा था। ये देखो 1 मिनट। During the Cold War, the United States and the Soviet Union were the only two superpowers. But where was the Soviet Union? कोल्ड वॉर के टाइम में दोनों ही सुपर पावर थी, यूएसएसआर एंड यूएसए। व्हाई डज नो स्टिल एग्जिस्ट टुडे? लेकिन यूएसएसआर आज नहीं है, यूएसए आज भी है, लेकिन यूएसएसआर आज नहीं है। उसका क्या रीजन है? The Soviet Union was, at one time, the largest nation on the planet. It consisted of the modern nation. देखिए, कभी वर्ल्ड पर सबसे लार्जेस्ट कंट्री होता था यूएसएसआर। अब उसमें कंट्री ये आप देखें, वह मैप ही है। Russia, Ukraine, 1 मिनट, थोड़ी पिक्चर क्वालिटी। Moldova, Belarus, Armenia. ये कंट्री देखिए आपके सामने मैप में, जो यूएसएसआर में कभी होते थे। पहले रसिया सबसे पहले निकला, मेन कंट्री था। यूक्रेन, मोल्दोवा, बेलारूस, आर्मेनिया, अजरबैजान, आज सेपरेट कंट्री है, सारे आपके सामने हैं। ये देखिए आराम से। Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, and Estonia. It spanned more than 6,200 miles from east to west, and it included 11 time zones. The Soviet Union was officially known as the Union of the Soviet Socialist Republics, and it was created in 1922. 5 years prior, in 1917, a revolution was orchestrated in Russia by a man named. जब रशियन रिवॉल्यूशन होती है, एंड दैट पर्सन हैव बीन led the Russian revolutions, Vladimir Lenin, who was the leader, who was the hero at the time of the Russian revolutions. हेलो, अच्छा बच्चा। Vladimir Lenin and his followers, known as the Bolsheviks. Following this revolution, a civil war erupted between the Bolsheviks and other factions fighting for control of Russia. In 1920, आफ्टर द 1970 रशिया के अंदर सिविल वार स्टार्ट हो जाता है टू कैप्चर द इकोनॉमिक्स, रशिया को कैप्चर करने के लिए बोल्शेविक्स एंड अदर पर्संस के लिए। इन 1922 बोल्शेविक्स आर्मी नोन एज द रेड आर्मी। ये 10th की हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना। Bolshevik Army, known as Red Army, formally the country to the Soviet Union. 1924, जोसेफ स्टालिन लीडर एंड मेंटेन द पोजीशन अंटिल हिज डेथ। सबसे पावरफुल जो रशिया को बनाता है, यूएसएसआर को। Stalin led the Soviet Union through a period of rapid industrialization. औद्योगिकरण सबसे पहले, मॉडर्नाइजेशन। However, Stalin was also a brutal dictator. वर्चुअल डिक्टेटर होता है जो लोगों को मारता है, ये तो हमेशा बहुत रहते हैं। 1941, Nazi Germany invaded the Soviet Union.
bringing the USSR into World War II. हिटलर कभी जर्मनी पर अटैक कर देता है. हिटलर, Nazis have been started the main policy by the Adolf Hitler, and वो allies के अंदर चले जाते, ग्रेट ब्रिटेन के साथ सहयोग करते हैं, जो ग्रुप बन जाते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. And later, the United States. After 4 long years of fighting, the Allied powers defeated Germany and their Axis allies. USA and the USSR emerged as the world's 2 superpowers. In the late 1940s and early 50s, the 2 nations quickly became adversaries, especially after the Soviet Union successfully tested its first atomic bomb in 1949. This weapon gave each nation the ability to inflict massive amounts of damage upon and potentially destroy the other. This marked the beginning of a 40-year struggle known as the Cold War. After an almost 50-year standoff with the United 40 साल का जो स्ट्रगल्स होता है between the US and the USSR, you know the meaning of that struggles, Cold War, and ended 1991. States. The Cold War ended in 1991 when the Soviet Union finally collapsed. The remnants of that once powerful nation include the present. जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो जाता है तो उनमें सबसे पावरफुल कंट्री रहता है रसिया, रूस, Nation of Russia, as well as 14 other. और उसके अलावा 14 स्मॉलेस्ट नेशंस. तो दैट वाज द थिंकिंग्स अबाउट द, ये जो चीजें हम बताने लग रहे थे ये हमारी है इसमें. और सभी कंट्री में सभी लोगों का, रसिया के अंदर अपना अपना एक रोल्स होता है, इंपोर्टेंस रोल्स होता है, सभी अपना अपना करते हैं. सोवियत यूनियन सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, सोवियत संघ जिसको बोला जाता है, यूनियन ऑफ द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, द यूनियन ऑफ द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर, कम टू द इनटू एग्जिस्ट 1970 में. मैंने बता दिया बर्लिन में आते हैं बिकॉज दैट वाज द रिविजन्स. वी डिड नॉट गो द डीपली, हम नहीं जाएंगे वन बाय वन, इनको ज्यादा हम डिस्कशन में नहीं लेंगे कि क्या मीनिंग्स है, किसने क्या किया, बिकॉज वी नो द एग्जैक्टली मीनिंग्स ऑफ दैट. हमें सिर्फ ये पता करना है कि किसका रोल क्या था, किसने क्या किया. वी नो दैट ऑल थिंग्स. लेनिन के बाद जो सबसे ज्यादा हमारे आते हैं, हमारे स्टालिन्स आते हैं और बड़ा अच्छा रोल्स करते हैं. उसके बाद नंबर 3rd पर्सन आते हैं मिखाइल गोर्बाचेव. और क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट आता, व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ द मिखाइल गोर्बाचेव, क्योंकि गोर्बाचेव वो पर्सन थे जिसके टाइम में डिसइंटीग्रेशन होता है. और क्यों होता है, कुछ लोग कहते हैं गोर्बाचेव रिस्पॉन्सिबल है डिसइंटीग्रेशन के लिए. सोवियत संघ के विघटन के लिए मिखाइल जिम्मेदार माना गया है, मिखाइल को भी. सबका अपना अपना व्यू है. मिखाइल गोर्बाचेव हु हैड द बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी 1985 में जनरल सेक्रेटरी बने, सो टू रिफॉर्म द सोवियत सिस्टम. और उनका जो मेन काम था इस सिस्टम में थोड़ा सा सुधार लाना, कि भाई कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है वो चीज लाएंगे. अब उन्होंने क्या किया ये देखो, इंफॉर्मेशन एंड द टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन टॉकिंग प्लेस इन द वेस्ट. अब जो वेस्ट के अंदर जो चीजें अच्छी थी, पूर्व के अंदर, पश्चिम के अंदर, वही पूर्व में चाहते थे. यानी अमेरिका में जो डेवलपमेंट हो चुका था वही डेवलपमेंट अब गोर्बाचेव रसिया में, यूएसएसआर में चाहते थे. वेस्ट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, सोवियत यूनियन had some other effect than neither nor anyone the intended. East European countries which were the part of the Soviet bloc started to protest against their own government and Soviet control, unlikely the past and the Soviet Union. आप देखो धीरे धीरे क्या हुआ, जो भी इनके दोस्त थे ब्लॉक में वो सभी सोवियत यूनियन सिस्टम, इस कम्युनिस्ट यूनियन के खिलाफ चले गए. और सबको कैपिटलिस्ट चाहिए था, क्योंकि कम्युनिस्ट रीजन में तो सब कुछ सरकारी होता था. अब लोगों को प्राइवेट चाहिए, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट प्रॉपर्टी, और वो तभी मिल सकता है जब इस सिस्टम को फिनिश करें. द डेवलपमेंट वर अकम्पाइंड द रैपिडली स्प्रेडिंग द यूएसएसआर हैंडसेट. और 1991 में डेवलपमेंट इतने ज्यादा हुए कि उसका डिसइंटीग्रेशन करना पड़ा. द पीपल हैड टेस्टेड द फ्रीडम बाय देन एंड डिड नॉट वांट टू द ओल्ड स्टाइल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी. और इन सब के लिए उन्होंने एक हीरो बनाया बोरिस येल्तिन, ये वाला बंदा.
इसको याद रखना। रशियन रिपब्लिक, जब रूस बना, रसिया बना, तो उसका सबसे पहला चुना हुआ जो राष्ट्रपति बना था वो बोरिस येल्तिन था। तो माने स्टालिन, सॉरी, व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, मिखाइल गोर्बाचेव और गोर्बाचेव के बाद बोरिस येल्तिन। ये नेम थोड़े से तुम्हारे लिए सरप्राइज है, फर्स्ट टाइम तुम्हें ये नेम आने लग रहे हैं, तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा सरप्राइज भी है, क्या नेम है क्या नहीं, कौन सा किसका क्या है। धीरे धीरे जब 2, 3, 4 टाइम हम रिवीजन करेंगे तो नेम भी मेरी तरह तुम्हें इजीली याद हो जाएंगे। लेनिन कौन है, स्टालिन कौन है, गोर्बाचेव कौन है, ये सारी चीजें आपके माइंड में आ जाएगी पॉइंट बाय वन। इसके बाद निकिता क्रुश्चेव। The surprising is things first 2 months the student have been with thinking Nikita is a female. काफी बार होता है 12th में within 1 or 2 month बच्चों को ये लगता है निकिता इज अ फीमेल, कोई लेडीज होगी निकिता, बड़ा सरप्राइज सा होता है। Then whenever you can read the NCERT, जब हम NCERT पढ़ते हैं और इस फोटो को देखते हैं तब पता चलता है ओ माय गॉड, निकिता क्रुश्चेव वाज अ जेंट्स। तो रशियन नेम से मेल एंड फीमेल को आइडेंटिफाई करना भी बड़ा डिफिकल्ट सा है, और यहां पर भी हुआ है हमारा निकिता क्रुश्चेव, लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन 53 to 64। स्टालिन लीडरशिप के बाद, स्टालिन के बाद जो कैंडिडेट आते हैं वो आते हैं हमारे निकिता क्रुश्चेव। वो भी एक रिफॉर्म लेके आते हैं, ईस्ट और वेस्ट के अंदर बड़ा अच्छा अपना डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं। द डिक्लेरेशन ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, देखो CIS क्वेश्चन आता है ना, व्हाट डू यू मीन बाय CIS? CIS क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस या कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंस। द डिक्लेरेशन ऑफ द यूएसएसआर एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम एज सरप्राइज टू द अदर रिपब्लिक्स, स्पेशली फॉर द सेंट्रल एशियन। और यही है, धीरे धीरे सेंट्रल एशियन, हमारे यहाँ पर भी इसका इंपैक्ट पड़ता है और हम भी एक नए चेंज करने की कोशिश करते हैं। 6 मार्क्स क्वेश्चंस। व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? एग्जाम में हमारा बहुत ज्यादा आता है, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, व्हाट वर द रीजंस, क्या रीजंस माना जाता है किसका विघटन हुआ, क्या कारण माना जाता है, हु आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग्स। 6 मार्क्स में नॉर्मली हमारा आ जाता है कि वैसे सोवियत संघ के विघटन का कारण क्या था और क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, इसका रीजंस ये देखिए, तो हम थोड़ा सा डिटेल में डिफाइन करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वार फिनिश हो गया था, वो चीजें छोड़ दीजिए, कोल्ड वार फिनिश हो गया, बर्लिन वॉल डिक्लाइन हो गई थी, द सोवियत यूनियन हैड, इसका मैं डायरेक्ट आंसर तुम्हें दिखाता हूं। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, पहला जो हेडलाइन बनानी है, एंड ऑफ द कोल्ड वार, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई 1901। यूनिपोलर वर्ल्ड, बाइपोलरिटी, तो जो बाइपोलर वर्ल्ड था वो दो ध्रुवीयता थी वो तो खत्म हो गई, अब यूनिपोलर वर्ल्ड ही हो गया। थर्ड, इमरजेंस ऑफ कंट्रीज, नए देशों का विकास, लाइक इंडिया, ब्राजील, जापान, अब ये वाले देश भी तो आ गए ना। अब पहले क्या होता था, पहले वर्ल्ड में क्या होता था, सिर्फ 2 ही टाइप की सुपर पावर चलती थी उस टाइम, ना किसी का कुछ सुनना होता था ना किसी का कुछ करना होता था, सबको पता होता था विश्व में 2 व्यक्ति हैं, यानी मार्केट में 2 शॉप्स है, वहीं से सामान लाना है, तीसरी से तो लाना ही नहीं है, चाहे वो कुछ भी पैसे ले, प्राइस कम करे या ना करे, हमारे पास उस टाइम ऑप्शन नहीं होते थे। यही वर्ल्ड का उस टाइम हाल था। यूएसए एंड यूएसएसआर कोई दोस्ती करे या ना करे, मार्केट में 2 ही कंट्री अवेलेबल है। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें चेंज होती है। एंड अब रीजंस क्या होता है, सबसे पहले शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी, झटका दे के किसी चीज को ना, शॉक, जैसे करंट लग जाता ना, एक तरह से बिजली का करंट नहीं है यहाँ पर, जैसे शॉक का मतलब होता है तो बिजली का करंट लग जाना,
लेकिन मीनिंग वही निकल के आता है कि बिजली का करंट लगता है तो हमारी बॉडी में सारा करंट सा दौड़ जाता है, एकदम से डर सा ये हो जाता है। लेकिन यहाँ पर किसी को कोई बिजली का करंट नहीं लगाया गया था, लेकिन ये फिलोसफी अडॉप्ट की गई थी। ट्रांजिशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड सोशलिस्ट सिस्टम, अब क्या था, सोशलिस्ट सिस्टम को, ये देखो क्या हुआ था, इस सिस्टम को, सोशलिस्ट सिस्टम को एक तरह से टू बी अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में बदल गया था, यानी साम्यवाद को पूंजीवाद में बदलना था। एंड रशियन, सेंट्रल एशिया एंड द ईस्टर्न यूरोप, दैट वाज द इन्फ्लुएंस बाय द वर्ल्ड बैंक एंड द IMF, और ये प्रभाव पड़ा था रूस के ऊपर और USSR के ऊपर, वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, शॉक थेरेपी। अब ये लोग अपने आप को साम्यवाद से निकालकर पूंजीवादी व्यवस्था बनाने चाह रहे थे, इसके लिए उन्होंने अपनाई एक नीति, शॉक थेरेपी। अब क्या किया इसमें, टोटल शिफ्ट टू द कैपिटलिज्म, सब कुछ पूंजीवादी में, द फ्री ट्रेड रिजाइन्स एंड द फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, FDI आ गया, FDI, ब्रेक अप द ट्रेड अलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ सोवियत ब्लॉक, जो ट्रेड यूनियन बनी हुई थी, व्यापारिक गठबंधन बने हुए थे, लोगों की यूनियन बनी हुई थी, सब खत्म कर दी गई। स्टार्टेड ट्रेड रिलेशनशिप विद द वेस्ट, और धीरे धीरे उन लोगों ने, शॉक थेरेपी ने क्या किया, विदेशों के साथ व्यापार किया, अमेरिका के साथ व्यापार किया, चाइना, जर्मनी, इटली, इनके साथ व्यापार किया, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि USSR ने पूंजीवादी लोगों के साथ काम किया, लेकिन इन्होंने अब किया। स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड, राज्य के अधीन जो भी इंडस्ट्री आती थी वो सारी कोलैप्स हो गई, सरकारी चीजें बर्बाद हो गई। क्यों, इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता था, पॉवर्टी बहुत ज्यादा हो गई, ग्रोथ ऑफ माफिया, वो गुंडे वाले जो डॉन होते थे वो, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रेसिडेंट, उनके जो प्रेसिडेंट होते थे वो तानाशाही हो गई, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता हो गई, सिविल वार एंड द इंसर्जेंसी फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक, यानी जो सरकारी सिस्टम था वो खत्म हो गया, लोग काम नहीं कर रहे थे, करप्शन इतना था, पैसे वाले अमीर होते जा रहे थे, गरीब गरीब होता जाने लग रहा था। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को चेंज, बदलाव चाहिए था कि कैसे भी हो, जैसे भी हो, वी वांट चेंज। इस कम्युनिस्ट सिस्टम को हम चेंज कर कर कैपिटलिस्ट सिस्टम लेके आना है, हमें पूंजीवादी लेके आना है, हमें सारी चीजें प्राइवेट लेके आनी है। वेस्ट में जो सुविधाएं मिलती है, उनके बच्चों को जो अच्छी सुविधाएं मिलती है, वो चीजें हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए, हमें अच्छे स्कूल कॉलेज मिलने चाहिए, ये चीजें लोगों ने चाहा। और इसीलिए ये रीजन माना जाता है, दैट वाज द मेन रीजन, 3 और 4 रीजन माने जाते हैं। और इसके लिए एक रीजन भी माना जाता है मिखाइल गोर्बाचेव की पॉलिसी। गोर्बाचेव ने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया बेचारे ने, गोर्बाचेव ने किया था तो अच्छा था कि उसने वेस्टर्न लिया है, कैपिटलिस्ट लिया है, अच्छी एजुकेशन लाया, लेकिन इसका रॉन्ग इंपैक्ट क्या हुआ, जब लोगों को पता चला, ओ माय गॉड, अमेरिका तो बहुत अच्छा है, अमेरिका में तो इतना डेवलपमेंट है, अमेरिका में तो इतना अच्छा पता चलता है, एंड देन दे विल बी स्टार्टेड, तब उन लोगों ने कहा कि हमें भी उन जैसी सोसाइटी चाहिए। इससे पहले क्या होता था, इन लोगों का, देखो एक बात है, कॉमन सी एग्जांपल होता है, जब हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, एक लिमिटेड एरिया में रहेंगे, तो हमारे लिए वो एरिया एक्सीलेंट है, हमें नहीं पता चलेगा दुनिया में क्या होने लग रहा है। लेकिन व्हेनेवर यू गो टू दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, जब आप नए एरिया में जाएंगे तो आपको न्यू टेक्नोलॉजी मिलेगी, न्यू लिविंग स्टैंडर्ड मिलेगा, और चीज नहीं मिलेगी, तब आपको पता चलेगा कि हमारी लाइफ और बाहर की लाइफ में क्या अंतर है। फिर हम क्या है, उन दोनों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं और हम डिमांड भी कर सकते हैं। देखो, जब तक हम मार्केट में नहीं जाएंगे तब तक हमें किसी न्यू प्रोडक्ट का पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही मार्केट में, आजकल तो इंटरनेट इतना ज्यादा हो गया, सारी चीजें आपको ऐड मिल जाती है, गूगल पे मिल जाती है, लेकिन पुराने टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था। ये चीजें लोगों को जब पता चलती थी, मार्केट में वो लोग देखते थे तो उन्हें बड़ा सरप्राइज होता था
कि ये चीजें कैसे हुई, क्या नहीं हुई, क्या नहीं है। अच्छा, टाइमलाइन को हम डिस्कशन अगर करते हैं तो क्या होता है, 1985 मिखाइल गोर्बाचेव इलेक्टेड एट द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। 1985 में मिखाइल को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया एंड अपॉइंट द बोरिस येल्तिन एज द हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन मॉस्को। वो जनरल सेक्रेटरी और उन्होंने अपनी पार्टी का हेड बना दिया बोरिस येल्तिन को, मॉस्को द कैपिटल ऑफ द रशिया। 1988 इंडिपेंडेंस मूवमेंट अगेंस्ट द लिथुनिया, लेटेस्ट स्प्रेड ऑफ द एस्टोनिया एंड द लैटविया। अब ये इन देशों में, यूएसएसआर के देशों में आंदोलन स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले लिथुनिया, फिर एस्टोनिया और लैटविया। 1989 सोवियत यूनियन डिक्लेयर द वार्सा पैक्ट मेंबर आर फ्री टू डिसाइड देयर ओन फ्यूचर। बोरिस वॉल्स फॉल इन द बर्लिन वॉल फॉल। ये आ गया, देखो नवंबर में तो ये घटना घटी, ये तुम जो नवंबर भूल जाते हो ना। अक्टूबर में क्या हुआ, सोवियत यूनियन ने बोला सभी को, जो वार्सा पैक्ट के दोस्त थे, या तुम सब आजाद हो, तुम्हें पैक्ट में रहना है या यूएसए के साथ जाना है, जो करना है वो करो। और नवंबर में बर्लिन की वॉल। 1990 फेब गोर्बाचेव stripped the Soviet Communist Party of its 72-year long monopoly on power by calling the Soviet Parliament Duma to permit multi-party politics। अब पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी में मिखाइल गोर्बाचेव करते हैं, परमिशन देते रहते हैं मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स। पहले रूस में क्या होता था, सबको पता था, एक ही पार्टी होती थी, लेकिन 1990 के अंदर गोर्बाचेव ड्यूमा संसद की एक मीटिंग बुलाते हैं और लोगों को दे देते हैं परमिशन कि आप एक से ज्यादा पार्टी बना सकते हो। 1990 Lithuania became the first of the 15 Soviet republic to declare its independence। ये याद रखना, यूएसएसआर में से सबसे पहले आजाद हुआ था लिथुनिया। 15 देश बने, 15 में से सबसे पहले जो अलग हुआ वो हुआ था लिथुनिया। ये देश था जो सबसे पहले सेपरेट हुआ। जून, रशियन पार्लियामेंट डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम सोवियत यूनियन। 1990 में रूस अलग हो गया। 91 बोरिस येल्तिन नो लॉन्गर द कम्युनिस्ट पार्टी, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। अब उसने, देखो बोरिस येल्तिन ने क्या किया भैया, उसने जो पार्टी थी उसको छोड़ दिया और अपने रूस का पहला प्रधानमंत्री बना, चुना हुआ, इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द रशिया। ये चेंज बड़ा होता है, ये चेंज जो हमें याद रखना है। अगस्त, कम्युनिस्ट पार्टी हेडलाइन स्टेज ऑफ द ऑर्डर ऑक्यूपाई अगेंस्ट गोर्बाचेव। सितंबर में बर्लिन रिपब्लिक, एस्टोनिया, लिथुनिया, लैटविया यूएन मेंबर। ये यूएन मेंबर को ज्वाइन कर लेते, यूनाइटेड नेशनल को ज्वाइन कर लेते। 3 आजादी के रूप में। 91 में रसिया, बेलारूस, यूक्रेन डिसाइड द एनुअल 1922 ट्रीटी द क्रिएशन द यूएसएसआर। चलो ये हो गया। 1901 में प्रेसिडेंट, ये वाला भी नहीं ज्यादा इंपोर्टेंस हमारा होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डिसइंटीग्रेशन, क्या कारण थे वो मैंने बताया। कोल्ड वार है, गोर्बाचेव का सुधार है, बोरिस येल्तिन है, ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंट है, लोगों के माइंड के अंदर न्यू चेंजेस है। ये सारी चीजें हमारी आती है, जो आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें माना जाता है। सोवियत संघ के विघटन का क्या कारण था? What was the region of the Soviet Union? Before ending of the class, one thing I want to tell you, एक चीज मैं तुम्हें बता दूं। अब तुम्हारी अटेंडेंस स्टार्ट हो गई है, पहले भी थी लेकिन अब ऑफिशियली अटेंडेंस लगती है तुम्हारी अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। इफ यू हैव बीन ज्वाइनिंग, जो आप क्लास ज्वाइन करते हो, ऑनलाइन क्लास लेते हो, उसके बाद हम जो अटेंडेंस रजिस्टर में आपकी ये अटेंडेंस लगाते हैं। Those who have not joined the class, they will be shown as absent। वो कैंडिडेट अब absent शो होगा फाइनल रजिस्टर में। So please send the message to other also। किसी भी कैंडिडेट ने अब क्लास ज्वाइन की वो प्रेजेंट माना जाएगा। जिस भी कैंडिडेट ने क्लास ज्वाइन नहीं की
वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में अब एब्सेंट माना जाएगा। इट वॉज क्लियर फॉर एवरीवन, स्पेशल फॉर द बोर्ड क्लास 10th and 12th अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। सीबीएसई ने कहा है क्लियर, जो बच्चा अब ऑनलाइन क्लास अटेंड करेगा वही प्रेजेंट माना जाएगा, जो नहीं करेगा he and she will be marked as a absent, वो अटेंडेंस रजिस्टर में absent मार्क होगा। जब भी हमारा फ्यूचर में लॉकडाउन फिनिश होगा, आप अपना अटेंडेंस रजिस्टर चेक करेंगे, अगर आपने क्लास अटेंड की है या नहीं की है वो आपके लिए मार्किंग की जाएगी। ये मैंडेटरी चीज है, तो आप दूसरों को भी बताएं। सेकंड, आफ्टर द क्लास जो भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे वो आपको ग्रुप में मिल जाएगी हर क्लास की। जैसे कल वाली ली थी, आज हम कोशिश करेंगे अपलोड करने के बाद हर लेक्चर को तुम्हारे लिए अवेलेबल करा दिया जाए, या वीक में 3 और 4 क्लास को हम रिकॉर्ड करें और वो तुम्हें अवेलेबल कराएं, ताकि जो बच्चे अब क्लास नहीं ले ले उनको क्लास मिल जाए, उनका प्रॉफिट हो जाए, और कम से कम जब क्लास होने के बाद तुम फ्री मोबाइल हाथ में लो तो इन चीजों को तुम देख सको। ये मीटिंग में 2 चीजें डिसाइड तुम्हारे लिए की गई है। एक तो रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी तुम्हें, जो ऑलरेडी हम भेजते भी हैं ग्रुप में, आपको मिल जाती है हर चैप्टर की, तो दूसरे टीचर भी ये ट्राई करने लग रहे हैं। मैं तो ऑलरेडी हिस्ट्री पॉलिटिकल के हर चैप्टर की भेजने लग रहे हैं, पीडीएफ भी हम भेज रहे हैं। और एक्सरसाइज अब इसलिए हम नहीं भेज रहे क्योंकि अब हमारा रिवीजन चल रहा है, एवरीबडी हैव द राइटिंग वर्क। हर बच्चे के पास इन सेकंड चैप्टर का राइटिंग वर्क है, और हो सकता है बीच में हम ऑनलाइन या ऑफलाइन को टेस्ट भी कराएं, तो थोड़ा सा अच्छा रिवीजन कराएंगे। कैसे क्या होगा वो चीजें हम साथ लेके चलेंगे अब धीरे धीरे। बस 2 चीजें याद रखना, अब आपको वीडियो भी मिलती रहेगी, प्लस में अटेंडेंस का जरूर ध्यान रखें, वो जरूरी हो गई आपके लिए। शॉक थेरेपी जो मैं तुम्हें बताने लग रहा था, 2-3 मिनट है, चलो जितना है हम, शॉक थेरेपी तो मैंने बता दिया है, क्योंकि 2 और 3 रीजन पीरियड में हम कोशिश करेंगे कि हम इन चीजों को फिनिश करा दें। ये चीजें देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ द शॉक थेरेपी अबाउट द हाफ ऑफ द रशियन 1500 बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेंट बैंकरप्ट। जब शॉक थेरेपी होती है तो रसिया के अंदर 1500 ज्यादा से बैंक दिवालिया हो जाते हैं। द इमेज इज नोट दैट द इनकम्बिनेंट रसिया सेकंड लार्जेस्ट बैंक that went bankrupt in 1998. As the result, money is 10,000 corporate and the private shareholder was the lost. यानी शॉक थेरेपी के टाइम देखो कितनी इकोनॉमिक बर्बाद होती है। 10,000 से ज्यादा कॉर्पोरेट एंड द प्राइवेट शेयर होल्डर बर्बाद हो जाते हैं, 1500 से ज्यादा बैंक दिवालिया हो जाते हैं, यानी लोगों के पास पैसा नहीं रहता। ये है शॉक थेरेपी। क्या उसका कंसिक्वेशन निकल के आया, क्या लॉस हुआ? लोग जो बर्बाद हो गए, पैसा किसी के पास रहा ही नहीं। इसका रीजन क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया कि बहुत से लोगों ने सरकारी जो कंपनी बिकी, जो मान लीजिए अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी आइडिया बेस्ड है 1000 रुपीज की है, कोई गवर्नमेंट कंपनी 1000 रुपए की है, तो इन लोगों ने क्या किया, सरकारी वाले ने अपने रिलेटिव को उसको 200 में बेच दिया, अपने रिश्तेदार को दे दिया, सरकार को गया सीधा 800 का लॉस। आधे से ज्यादा कंपनियों को कबाड़े में बेच दिया, फ्री में बेच दिया, रिलेटिव को दे दिया। लेकिन उन्हें जो लग रहा था कि शॉक थेरेपी से बहुत ज्यादा पैसा आएगा मार्केट में, सब कुछ उसके अपोजिट में हो गया।